जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग लाइव आ जाएंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और रोज शाम को 7 बजे अपनी क्लास होती है, ठीक है। और आज हम पर्यावरण का दोस्तों अब अपना रिवीजन टेस्ट चालू हो चुका है, ठीक है। और जो भी हमारे साथी नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक अगर आपने परीक्षा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लें, जहां पर आपको 150 नंबर के मॉडल पेपर मिलेंगे। आपके जो भी आपने विषय सेलेक्ट किया है उस विषय के अनुसार ही दोस्तों यहां पर आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है। तो इन मॉडल पेपर को जरूर लगाएं और यहां से आपको अपना आकलन हो जाएगा। यहां पर आपको रैंक भी दी जाएगी कि आपकी रैंक क्या है, यहां पर आपको नंबर भी बताए जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर मॉडल पेपर खरीदना है, लास्ट दिनों में जरूर खरीदें, जरूर लगाएं। ओवरऑल एमपी के सभी स्टूडेंट ये लगा रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है दोस्तों, सेल्फ एससी 40, ये सेल्फ एससी 40 कूपन कोड दिया है, सेल्फ SELF 40, ठीक है, यूज करना है। तो ये मॉडल पेपर आपको 40% ऑफ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ए सेशन। सभी लोग तैयार हैं? जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, उस डिस्क्रिप्शन में से आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, ठीक है। और दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन। सभी लोग तैयार हैं बताने के लिए? तो आज का आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है। दोस्तों आपको बताना है, ये सारे उद्यान भी आपको पढ़ना है ना, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है दोस्तों। तो यहां पर आपको सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बताना है प्रश्न क्रमांक 1 में कहां पर है। 4 विकल्प हैं, 4 में से उत्तर चयन करना है। और मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों असम में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, इसे पूर्व में हैली के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है। और जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में नंदन कानन भी है, सिमलीपाल भी है और भीतरकनिका भी है, ठीक है, ये तीनों याद रख लेना है उड़ीसा के माध्यम से। और यहां पर चिल्का झील भी है उड़ीसा में, ठीक है, और हीराकुंड बांध भी बना है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। अभी 2018 में बनाया गया था कौन सा, पालपुर कूनो बनाया गया था जो कि कहां पर है, मध्य प्रदेश के श्योपुर में है, ठीक है, ये भी याद रखना है। और दोस्तों ये एशियाई शेरों का प्रजनन केंद्र है पालपुर कूनो, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ये चीज भी आपको याद रख लेना है। और यहां पर दोस्तों हालो घाटी है। हालो घाटी अगर आपसे पूछा जाए कि हालो घाटी मध्य प्रदेश में कहां पर है और बंजर घाटी कहां पर है, तो हालो घाटी और बंजर घाटी ये दोनों ही दोस्तों मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। फिर बात करें कि ये आपका उड़ीसा है, ये यहां पर आपका दोस्तों नंदन कानन है, भीतरकनिका है, इनको देख लेना, ठीक है। अगला है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस। अब आपको पता है कि हमारे भारत में जैव विविधता के 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, ठीक है, 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र है। 4 में से अगर हम बात करें कि सबसे प्रसिद्ध जो माना जाता है वो माना जाता है पश्चिमी घाट, है ना। और पश्चिमी घाट जो है वो पश्चिमी घाट केरल के आसपास आता है ऐसे करके, है ना। और दोस्तों ये जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है अपना कब, 22 मई को, है ना। 22 मई आप सभी लोग चयन करते जाएंगे, ये नंबर 22 नंबर आप 22 मई को आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, फटाफट से ये 3 तथ्य और आपको बताना है। 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस हो गया, है ना। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस आपका हो गया। 22 मार्च को क्या हो गया, विश्व जल संरक्षण दिवस हो गया। तो ये 22-22 वाला जो चक्कर है इसको आपको याद रख लेना है, कंफ्यूज नहीं होना कभी। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, तो ये तो आपको क्लियर है। लेकिन अगर जैव विविधता की बात करें तो ये दोस्तों आपका केरल है, ये केरल राज्य है, ये यहां पर जो पश्चिमी घाट है ये जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्षेत्र माना जाता है। और इस केरल में एक शांत घाटी भी है, शांत घाटी जिसे साइलेंट वैली कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है इलायची पहाड़ी, तो इलायची पहाड़ी आपको बता दें कि इलायची पहाड़ी ये जो है तमिलनाडु में आती है। तमिलनाडु में एक मतलब आधे से ज्यादा पार्ट इसका तमिलनाडु में आता है और
आधे से कम जो पार्ट है वो कहां आता है, केरल में। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर आपसे शांत घाटी या साइलेंट वैली पूछे तो ये दोस्तों जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। साइलेंट वैली, शांत घाटी, ये केरल में है, ठीक है। और केरल में एक अभ्यारण्य है जो आपको हमेशा बताते हैं हम, कौन सा अभ्यारण्य है केरल में, जहां पर सबरीमाला मंदिर है। सबरीमाला मंदिर भी है केरल के, कौन सा है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, ये केरल में है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब आपको बताना है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, प्रश्न क्रमांक 3 में। राजाजी ये असम में है, उड़ीसा में है, उत्तराखंड में है या फिर मध्य प्रदेश में है। अब दोस्तों बात करें कहीं की मध्य प्रदेश की अपने, तो मध्य प्रदेश में एक पूछा जाता है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान अपने मध्य प्रदेश के धार जिले में है, ठीक है। और एक पूछा जाता है फासिल जो है राष्ट्रीय उद्यान, फासिल ये जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है फासिल, और ये डिंडोरी में है, ये चीज भी याद रखनी है, ठीक है। और जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये दोस्तों आपका कहां पर है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा। अब उत्तराखंड से बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, पहले हम यहां पर आ जाते हैं उत्तराखंड में। ये आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड से आपको पता है चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन कहां पर शुरू हुआ था, उत्तराखंड में, ठीक है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन माने जाते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। इनकी एक पुस्तक है धरती की पुकार, सुंदरलाल बहुगुणा की एक पुस्तक क्या है, धरती की पुकार, ठीक है। और सुंदरलाल बहुगुणा को दोस्तों वृक्षों का आदमी कहा जाता है, वृक्षों का आदमी सुंदरलाल बहुगुणा, ये चीज आपको याद हो गई। अब दोस्तों उत्तराखंड में की राजधानी देहरादून है। देहरादून में अपना क्या है, वन अनुसंधान केंद्र है ना, वन्य प्राणी अनुसंधान केंद्र भी देहरादून में है, ये चीज भी आपको याद रख लेना है, ठीक है, देहरादून में। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तो है ही यहाँ पर, फूलों की घाटी भी है यहाँ पर, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे हमेशा से पूछे आते रहे हैं, आज भी पूछे जाएंगे, है ना। इनको सारी चीजों को याद रखना उत्तराखंड के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों आपसे पूछा जाता है नदियों का मायका किस राज्य को कहा जाता है, नदियों का मायका। अब नदियों का मायका आपको बताना है कि किस राज्य को कहा जाता है, असम को, उड़ीसा, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश को। और दोस्तों आपको पता है कि नदियों का मायका क्यों कहा जाता है, आपको वैसे पता होगा कि सर नदियों का मायका कहा जाता है किसे, मध्य प्रदेश को, बिल्कुल सही आंसर। मध्य प्रदेश में नदियों का जाल फैला है दोस्तों, मध्य प्रदेश में नदियों का जाल फैला है, नदियां ही नदियां हैं, इसलिए जो है मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। अब यहां पर बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, यहां पर नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी सबसे लंबी नदी मानी जाती है मध्य प्रदेश की, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर। लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, 1077 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये नर्मदा, और नर्मदा से एक क्वेश्चन बनेगा कि नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है, और ये कहां से निकलती है, तो ये निकलती है आपकी अमरकंटक से। कहां से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक में आपको पता है दोस्तों, यहां पर जो नर्मदा नदी पर कपिल धारा जलप्रपात है, कपिल धारा जलप्रपात भी है और दूध धारा जलप्रपात भी है, एक अमरकंटक में है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, है ना, नर्मदा नदी। अब बात आती है दोस्तों की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है मध्य प्रदेश की, तो दूसरी सबसे बड़ी नदी है चंबल, ठीक है, चंबल को रखेंगे। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रख लेना चंबल की। अब चंबल कहां से निकलती है, तो ये जानापाव की पहाड़ी से निकलती है, जानापाव की पहाड़ी से। अब ये जानापाव की पहाड़ी कहां पर है, तो ये इंदौर में है, ये भी आपको याद रख लेना इंदौर में, ठीक है। तो इनको सभी को याद रखेंगे। और बात इंदौर की आई है तो कभी कभी ऋतु वेधशाला भी पूछ लिया जाता है इंदौर में, ये ऋतु वेधशाला भी आपका पर्यावरण से संबंधित है, ये ऋतु वेधशाला भी कहां पर स्थापित है, इंदौर में है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये अपना मध्य प्रदेश है दोस्तों, जिसे नदियों का मायका कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज और याद रखनी है, यहां पर चंबल पर एक गांधी सागर डैम बना है जो कि मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर डैम मंदसौर के मध्य प्रदेश के मंदसौर में है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर अगर बात करें दोस्तों की मंदसौर की, तो मंदसौर में राष्ट्रीय उद्यानिकी महाविद्यालय है, राष्ट्रीय उद्यानिकी महाविद्यालय, ये भी आपको याद रख लेना मंदसौर के बारे में। और अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश का मंदसौर, तो
तो इतनी चीजें आपको याद रख लेनी है मध्य प्रदेश के बारे में, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है गैंडा परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, 1985 में, 1987 में, 1976 में या फिर 1978 में। 4 विकल्प हैं, 4 में से भी आपको चयन करना है कि गैंडा परियोजना, और आपको पता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है असम का कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ही जाने जाते हैं एक सींग वाले के लिए, ठीक है। और ये दोनों ही कहां पर हैं, असम में है, ठीक है, ये भी याद रखना है। और ये गैंडा परियोजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों, कब हुई थी, 1987 में, है ना। अब गैंडा को हमें सताना नहीं है, अगर गैंडा को आप सताओगे, गैंडा को सताओगे तो क्या करना पड़ेगा, गैंडा को सताओगे तो गुस्सा हो जाएगा गैंडा, सताओगे तो क्या होगा, सताना नहीं है, सता से 87 हो जाएगा, 1987 में गैंडा, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर दोस्तों ये है आपका असम, ये भी याद रख लेना है असम के बारे में, ठीक है, ये यहां पर असम है। अब बताना माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान भी आपको याद रख लेना है, ये कहां पर है दोस्तों, माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान। और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर पूर्व में नेफा के नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश पूर्व में क्या नाम से जाना जाता था, नेफा के नाम से, है ना। और ये माउलिंग जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और यहां पर दोस्तों आपको पता है ये सबसे पूर्वी राज्य भी माना जाता है भारत का, है ना, अरुणाचल प्रदेश, ये चीज भी याद रखनी है। ये देखो ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है ना, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, प्रश्न क्रमांक 7 में बताना है आपको। पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश में। अब दोस्तों मध्य प्रदेश का भी आपको पर्यावरण पढ़ना है, जिसमें आपको राष्ट्रीय उद्यान आनी चाहिए, अभ्यारण्य आनी चाहिए, नदियां भी आपको आनी चाहिए मध्य प्रदेश की, ठीक है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो कि दोस्तों कृषि से संबंधित संस्थान भी हैं, है ना, वन से संबंधित संस्थान भी है, जैसे आपदा प्रबंधन संस्थान, वन प्रबंध संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान, है ना, ये संस्थान भी आपको याद रखना है। इनके मुख्यालय कहां पर है, ये भी आपके पर्यावरण से रिलेटेड माने जाएंगे, ठीक है। कृषि विश्वविद्यालय भी आपका आएगा कृषि के अंतर्गत। तो पर्यावरण अनुसंधान केंद्र तो सभी को पता है कि सर ये नागपुर में है पर्यावरण अनुसंधान केंद्र, है ना। और अभियांत्रिकी संस्थान केंद्र भी यहीं पर है दोस्तों, कहां पर, नागपुर में है, ये भी याद रख लेना। पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में और वन अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड की देहरादून में, ठीक है। ये यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों ही आज क्लियर यहां पर हो जाते हैं, वन तो उत्तराखंड और पर्यावरण तो नागपुर, ठीक है, ये हो गए। नेक्स्ट आपको बताना है दोस्तों कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, हमने पढ़ा था कि जो जैव विविधता है, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको पता है कि जैव विविधता के लिए, जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्षेत्र पश्चिमी घाट माना जाता है, शांत घाटी मानी जाती है, ठीक है। अब इस जैव विविधता प्राधिकरण का जो मुख्यालय है ये कहां पर है, ये चीज बताना है। तो हमने पढ़ा था कि सर ये कहां पर है, ये है आपका कहां पर, तमिलनाडु में, तमिलनाडु, यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये तमिलनाडु में आपका जैव विविधता का हॉटस्पॉट, ठीक है, जैव विविधता का हॉटस्पॉट तमिलनाडु में है, ठीक है। अब आपको जैव विविधता बढ़ाना है, जैव विविधता बढ़ानी है तो क्या करनी पड़ेगी, जीवों को लाड़ू खिलाना पड़ेगा, लाड़ू। बोले सर हम जीवों को लाड़ू खिलाएंगे तो ये जैव विविधता बढ़ेगी। तो जैव विविधता का जो प्राधिकरण है, जो प्राधिकरण का मुख्यालय है वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, इसको याद रखेंगे। तमिलनाडु को कैसे भी याद रख लेना रिलेट करके, ठीक है। और ये आपका तमिलनाडु है, ठीक है। यहां पर इलायची पहाड़ी भी है, नीलगिरी की पहाड़ी पर, ठीक है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये तो पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन, यहां से आपको पता होगा। विश्व बाघ दिवस बताना है। अब देखो यहां से आपके 3-4 प्रश्न क्लियर होंगे, कैसे होंगे। हमने देखा कि सर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही आंसर है ना। 29 जुलाई को आपको ही बताना है, और 16 सितंबर को मनाते हैं हम ओजोन दिवस, ठीक है, ये आपको पता है। 16 सितंबर ओजोन दिवस, 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस, ठीक है, 29 जुलाई को याद रख लेना, 29, ठीक है, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। तो ये चारों ही दिवस आपको याद होनी चाहिए, इनको सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों
आगे बढ़ जाते हैं अपन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म बताना होता है आपको। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये यूएनईपी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है। और यूएनईपी का जब भी नाम लिया जाता है तो इसका ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि इसका मुख्यालय कहां पर है। यूएनईपी का नैरोबी में है और नैरोबी केन्या की राजधानी है, ये चीज भी याद रखनी है। अब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, यानी कि यूएनईपी की स्थापना कब हुई, ये चीज आपको पता होगी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा, क्या होगा कि ये 1972 में इसकी स्थापना हुई थी यूएनईपी की। और 193 सदस्य हैं इसके, किसके? कभी कभी सदस्य भी आपसे पूछ लिया जाएगा, अगर डीपली पूछा जाएगा कि यूएनईपी के सदस्य कितने हैं, तो 193 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो नैरोबी केन्या में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। अब ये चीज भूलनी नहीं है क्योंकि ये फाइनल रिवीजन आपका चल रहा है ना, फाइनल रूप से आपको याद होनी चाहिए ये चीज, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई हमने पढ़ा था कि ओजोन दिवस हम 16 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। अब ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो आपने पढ़ा था कि सर जो ओजोन परत है ये वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है। और समताप मंडल नीचे से दूसरी परत मानी जाती है, सबसे निचली परत मानी जाती है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर की परत को समताप मंडल कहते हैं। और समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। इसकी जो मोटाई नापने की इकाई है उसे कहते हैं हम डॉप्सन इकाई। डॉप्सन इकाई यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाता। अब आपको बताना है कि डेसिबल ये किसका मापक यंत्र होता है? डेसिबल ये कौन सी दोस्तों बताना है आपको, किसकी इकाई है ये डेसिबल? डेसिबल आप लोग बताएंगे। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? डॉप्सन इकाई। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब डेसिबल आपको बताना है, जल्दी से चयन करेंगे डी नंबर में कि ये यहां पर आपको संरचना दी है बहुत ही बढ़िया तरीके से। हम एक बार इनको बाह्य मंडल और इनको भी देख लेते हैं। देखो यहां पर ये सबसे निचली परत जो है इसे क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, है ना। इसे कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। कभी कभी ट्रोपोस्फियर भी आपके ऑप्शन में आता है, तो इसको याद रखेंगे। क्षोभ मंडल को और क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। और ये सबसे निचली परत मानी जाती है वायुमंडल की। अब एक क्वेश्चन बनता है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस में होती हैं? तो आप बता देना क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी नहीं। फिर ये दोस्तों ये समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर इसे कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर। और ओजोन जो परत है इसी मंडल में पाई जाती है। ये देखिए यहां से ये आपको समताप मंडल यहां तक दिख रहा होगा, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। और इस ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरो से क्या होता है? नुकसान होता है। और इसकी मोटाई नापने की जो इकाई है उसे हम डॉप्सन इकाई करते हैं, ठीक है। और ये देखो सूर्य से यहां से परावैंगनी किरणें आती हैं और ये ओजोन परत क्या करती है? इसको धरती पर जाने से रोक देती है, जिससे धरती पर मनुष्यों को त्वचा कैंसर का खतरा कम हो जाता है ना। परावैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर होता है जो खतरा कम हो जाता है। ये चीज भी आपको याद रख लेना। ये मध्य मंडल है, मध्य मंडल सबसे ठंडी परत मानी जाती है। और ये आयन मंडल है, ठीक है। और ये बाह्य मंडल सबसे ऊपरी परत को। और रेडियो तरंगे जो परावर्तित होती हैं दोस्तों वो आयन मंडल से होती है। रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। और जो, ठीक है, इनको याद रखेंगे। ये सारी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। इनके लिए आपको कंप्लीट और तैयार रहना है, ठीक है। अब बात करेंगे केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? प्रश्न क्रमांक 12 में उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश में? सभी लोग बताएंगे। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? मैंने आपको बताया था कि अगर मध्य प्रदेश की कभी बात हो कि चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। कहां पर? बड़वानी में। बड़वानी में है, ये चीज आपको याद रखेंगे। बड़वानी में मध्य प्रदेश में धान अनुसंधान केंद्र है, चावल अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। लेकिन अगर केंद्रीय बात आती है तो केंद्रीय आपकी उड़ीसा, उड़ीसा यानी कि कटक में, कटक उड़ीसा, ठीक है। ये चावल अनुसंधान केंद्र है और इसको याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश में बड़वानी में है और ये उड़ीसा है। उड़ीसा के बारे में तो हमने बहुत सारी चीजें याद कर ली कि सर यहां पर चिल्का झील भी है, सबसे बड़ी लैगून झील मानी जाती है चिल्का झील, है ना। और यहां पर महानदी पर कौन सा डैम बना है? महानदी पर हीराकुंड बना है। और महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज तो आपने याद कर ली। फिर आपसे भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है?
भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ये भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था, मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय तो वो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय था, जो कि जबलपुर में स्थित है, वो भी याद रख लेना है। लेकिन अगर भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की बात करें तो आपको बताना है दोस्तों ये कहां पर है, नई दिल्ली में है, ठीक है। और कृषि में हम क्या करते हैं, नई नई पद्धति अपनाते हैं, कृषि में हम नई नई पद्धति अपनाते हैं, तो ये कृषि अनुसंधान केंद्र भी कहां पर होगा, बोले सर कृषि में नई नई पद्धति अपनाते इसलिए नई दिल्ली में होगा, नई दिल्ली में, यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, नई दिल्ली, ठीक है, कृषि अनुसंधान केंद्र। अब दोस्तों ये आपका यहां पर ये नई दिल्ली है, यहां पर आपका कृषि अनुसंधान केंद्र है। फिर आपको ओणम किस राज्य का त्योहार माना जाता है, ओणम बताना है प्रश्न क्रमांक 14 में, उड़ीसा का, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश का। एक आध क्वेश्चन यहां से भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर, और सही क्या हो जाएगा, ओणम। एक आपके त्योहार या फिर नृत्य से भी, सांस्कृतिक धरोहर से भी, सांस्कृतिकता से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और यहां पर ओणम आपसे पूछा गया, तो ओणम ये जो है राज्य का त्योहार है केरल का, केरल का ओणम, केरल का ओणम याद रखेंगे, केरल का ओणम। और यहां का नृत्य कौन सा है, कथकली है ना, कथकली है ना, कथक। उत्तर प्रदेश का क्या माना जाता है, कथक माना जाता है, उत्तर प्रदेश का कथक और केरल का कथकली है ना, ये सभी को याद रखना है। और यहां पर ओणम केरल का है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, केरल है ना। और अगला क्वेश्चन है अपना, और केरल से बहुत सारे ऐसे 4-5 फैक्ट हैं जो हमने केरल के बारे में पढ़ लिए, केरल से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो तो आपने याद कर लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान स्थापित किया गया, तो कहां पर स्थापित किया गया, प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर बताना है आपको। भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान ये कहां पर स्थापित किया गया, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, केरल में या फिर मध्य प्रदेश में। 4 विकल्प है हमारे सामने, सभी लोग कमेंट में बताएंगे उत्तर आपका क्या होगा। और रवि पागरे जी बिल्कुल सही आंसर आपने चयन किया है कि सर मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान स्थापित किया गया। ये चीज भी आपको याद रख लेना। अब भोपाल की बात आई है तो भोपाल से 3-4 फैक्ट आपको याद रख लेना है। सबसे पहला तो यहां पर आपदा प्रबंधन संस्थान है जो भारत का प्रथम है, ठीक है। यहां पर वन प्रबंध संस्थान भी है, वन प्रबंध संस्थान भी कहां पर है, भोपाल में है, ठीक है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है, भोपाल में है। और इसी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सर्प उद्यान भी कहां पर है, सर्प उद्यान, ये भी आपका भोपाल में है, ठीक है। तो ये भोपाल के बारे में 4 तथ्य आपको याद रख लेना है। भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान, ठीक है, वन प्रबंधन संस्थान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और सर्प उद्यान भी कहां पर है, भोपाल में। और भोपाल 7 पहाड़ियों पर स्थित है और इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है, किसे, भोपाल में को, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है तो आप बता देना भोपाल को, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है तो यूएनईपी द्वारा, IUCN द्वारा, WWF द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। ये 4 विकल्प है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, 4 में से आपको चयन करना है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, फटाक से बताएंगे। ये सारी चीजें दोस्तों आपको फाइनल तरीके से पढ़ लेनी चाहिए, एक एक फैक्ट आपको आनी चाहिए। कोई भी फैक्ट आपका आ सकता है, बिल्कुल नहीं है कि सर राष्ट्रीय उद्यान नहीं पूछे जाएंगे, वन नहीं पूछे जाएंगे, अभ्यारण्य नहीं पूछे जाएंगे, सब कुछ भी आ सकता है। अनेकों शिफ्टों में आपका होना है पेपर, इसलिए हर एक शिफ्ट में बदल बदल के क्वेश्चन और डीपली और कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये रेड डाटा बुक IUCN, ये बी नंबर आपका सही होगा, ये प्रकाशन करता है बी नंबर, ठीक है, IUCN, इसको याद रखेंगे। और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। IUCN की स्थापना कब हुई थी, 48 में हुई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो गिलांड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, गिलांड स्विट्जरलैंड में IUCN का मुख्यालय कहां पर है, गिलांड स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, है ना। और रेड डाटा बुक जारी करती है IUCN। आपसे सीधा सा क्वेश्चन बनेगा, रेड डाटा बुक जारी कौन करता है, तो IUCN। IUCN की स्थापना कब हुई थी, 1948 में। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो गिलांड स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये पूरे क्वेश्चन आप लोग सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब आपको बताना है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है,
ये भी आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक आपका 17 है। 17 में आपको चयन करना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? कोसी नदी पर बना है, नर्मदा पर बना है, गंगा नदी पर बना है या फिर दामोदर पर बना है? तब आपको चयन करना है। 4 विकल्प है प्रश्न क्रमांक 17 में, और 17 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपने बिल्कुल सही बताया है कि सर जो सरदार सरोवर बांध है ये बना है नर्मदा नदी पर। ठीक है, ये चीज भी याद रखना है, नर्मदा नदी पर। अब ये कहां पर बना है? तो ये नर्मदा नदी पर बना है दोस्तों। कहां पर? गुजरात के नर्मदा जिले में, गुजरात के नर्मदा जिले में ये बना है ना। और ये जो सरदार सरोवर बांध है दोस्तों, इसका संबंध दोस्तों बहुत बढ़िया है अपना। इससे आपका पर्यावरण से रिलेटेड फैक्ट पूछे जाएंगे। कौन कौन से? एक आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना। मेधा पाटकर, अरुंधति राय, बाबा आमटे, इससे संबंधित थे। आपसे पूछा जाएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन सा व्यक्ति था या कौन सा व्यक्ति नहीं था। तब आपको याद रख लेना। और नर्मदा की जब भी बात आती है तो ये सरदार सरोवर की दोस्तों ऊंचाई कितनी थी? 130 मीटर थी पहले। इस ऊंचाई को कम करने के लिए ये नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया और वर्तमान में इसकी ऊंचाई कितनी है? 90 मीटर है। ये भी आपको याद रख लेना सरदार सरोवर की। ठीक है, और ये नर्मदा नदी पर बना है, ये तो आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? यानी कि प्रश्न क्रमांक 18 में हमें चयन करना है। और जब गुजरात की बात आती है दोस्तों, तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान बब्बर शेर के लिए जाना जाता है, एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है बुलर झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है ना, सांभर झील है, या फिर गोविंद बल्लभ पंत है, गोविंद बल्लभ पंत सागर है, या फिर चिल्का झील है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बतानी है, और खारे पानी की झील हो जाएगी तो कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल सही आंसर है। कौन सी है? सांभर झील है। और ये सांभर झील कहां पर है? ये सांभर झील है राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। ये चीज भी याद रख लेना है। ठीक है, और दोस्तों ये बुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ना। और ये गोविंद बल्लभ पंत ये कृत्रिम सबसे बड़ी झील मानी जाती है। और ये जो चिल्का झील है ये तटीय झील मानी जाती है, सबसे बड़ी तटीय झील। ठीक है, तो इनके बारे में याद रख लेना। इस झीलों के बारे में भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इनको याद रखेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों ये सांभर झील राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट है गंगा नदी का उद्गम स्थल है तो कहां पर है दोस्तों? आपको पता है कि हमारी जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन, है ना। और गंगा राष्ट्रीय नदी भी है, सबसे लंबी नदी भी गंगा है, सभी को पता है। अब गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या कहलाता है? मानसरोवर कहलाता है, गंगोत्री कहलाता है, यमुनोत्री कहलाता है, या फिर चिल्का झील कहलाता है? क्या कहलाता है? इसका 19 का आंसर हमें चयन करना है। और 19 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बोले सर गंगा नदी निकलती है कहां से? गंगोत्री से। गंगोत्री यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। और दोस्तों ये आपकी गंगोत्री है ना, यहां से निकलती है उत्तराखंड से। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे गंगा नदी के बारे में। अब उड़ीसा का शोक पूछ लिया गया आपको। उड़ीसा का शोक तो किस नदी को कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है, गंगा नदी को कहा जाता है? उड़ीसा का शोक चयन करना है। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? ये चीज आपको चयन करनी है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 20 में। और आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि सर उड़ीसा अगर बात करें तो उड़ीसा में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, भीतरकनिका है ना। और आपका कौन सा है? नंदनकानन भी यहां पर है ना। और दामोदर है या फिर यमुना है, सभी लोग चयन करेंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? उड़ीसा का शोक। और उड़ीसा का शोक तो महानदी है। और ये महानदी कहां से निकलती है आपको पता है? ये छत्तीसगढ़ की धमतरी से निकलती है, छत्तीसगढ़ के धमतरी से निकलती है दोस्तों, है ना, ये महानदी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, है ना। और ये यमुनोत्री से यमुना निकलती है। दामोदर का पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है इसे, दामोदर को, ये भी आप याद रख लेना है। और कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक, है ना, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करते जाएंगे दोस्तों, वीडियो को शेयर भी आपको करना है। फिर आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाएगा
कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा पठार 2011 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार है, दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, या इनमें से कोई नहीं। ये पठार जरूर पूछे जाते हैं, इनके बारे में भी याद रखना है, ठीक है। हाँ, बाढ़ आने से नुकसान होता है, इसलिए इसे शोक कहा जाता है। बहुत भयंकर बाढ़ आती है ना, और नुकसान होता है, और इसके बाढ़ आने से जब व्यक्तियों को तकलीफ होती है, नुकसान होता है, तो व्यक्ति शोक करते हैं, इसलिए शोक भी कहा जाता है इनको, है ना। और भारत का सबसे बड़ा पठार माना जाता है दोस्तों आपका कौन सा? ये दक्कन का पठार। दक्कन का पठार ये भारत का सबसे बड़ा पठार है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और आपको पता है ये लद्दाख का पठार ये ठंडा माना जाता है, ठंडा मरुस्थल भी यहां पर है लद्दाख में, है ना, इसको भी याद रखेंगे। छोटा नागपुर की पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, है ना, ये भी याद रखेंगे, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। और दक्कन का पठार तो याद रखेंगे ही आपको। अब कैसे याद रखोगे? बोले बड़ा सा ढक्कन, ढक्कन से बनेगा ढक्कन, और बड़ा सा ढक्कन ढाको, कोई भी चीज में बड़ा सा ढक्कन ढाक के रखो, तो बड़ा सा ढक्कन, तो बड़ा सा ढक्कन यानी कि ढक्कन क्या है? बड़ा है, इस प्रकार से याद रखेंगे। और ये देखो, ये आपको मैप में दिख रहा होगा, ये है दक्कन का पठार, ये भारत का सबसे बड़ा पठार माना जाता है दोस्तों, है ना, दक्कन का पठार, इसको याद रखेंगे। और लोकटक झील कहां पर स्थित है? ये बताना है आपको प्रश्न क्रमांक 2 में। लोकटक झील जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा में, मणिपुर या फिर राजस्थान में, कहां पर स्थित है लोकटक झील? और आपने बताया कि सर जो लोकटक झील है इसमें कैम लमझाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहां पर? लोकटक झील में, है ना। और लोकटक झील आपकी कहां पर है? तो ये है आपकी मणिपुर में। कहां पर है? मणिपुर। और ये आपका मणिपुर है जहां पर लोकटक झील है। और इसी लोकटक झील में दोस्तों तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैम लमझाओ, केवल लमझाओ इस प्रकार से बोला जाता है उसको। तो ये डी नंबर आपको चयन करना है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे साथियों। और ये मणिपुर है आपका, यहां पर देखो मणिपुर, जहां पर लोकटक झील है, कैम लमझाओ राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 3 में आपको चयन करना है, किसे कहा जाता है? गंगा को कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है, नर्मदा या फिर महानदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा। और ये जो दोस्तों क्या है? त्र्यंबक की पहाड़ी है ना, नासिक के निकट से निकलती है। कौन सी निकलती है? जल्दी से कमेंट में लिखेंगे सभी। हाकम जी, मिस ललिता, टीना जी और माही जी, चंद्रशेखर। प्रश्न क्रमांक 3 का आपका सही उत्तर होगा कि सर दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा कहा जाता है गोदावरी को, है ना, गोदावरी यानी कि बी नंबर, ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और दोस्तों ये आपकी यहां से निकलती है त्र्यंबक पहाड़ी से गोदावरी, है ना, नासिक के निकट से। नेक्स्ट है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी बतानी है। और एक चीज और पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन सी ऐसी नदियां हैं निम्न में से बताइए, कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? ये चीज भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो डेल्टा नहीं बनाती कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां डेल्टा नहीं बनाती, इनको भी याद रख लेना है। ये पश्चिम की ओर बहती हैं और जाके अरब सागर में गिरती हैं खंबात की खाड़ी में, तो ये क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी। तो इसको याद रखेंगे, ये नर्मदा आपका बिल्कुल सही होगा, है ना, और ताप्ती भी होगा, यानी कि दोनों सही है। ये पश्चिम की ओर बहती हैं। ताप्ती नदी निकलती है दोस्तों मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई से निकलती है। कहां से निकलती है? मुल्ताई से, इसको याद रखेंगे, है ना। बैतूल की मुल्ताई से ताप्ती निकलती है, अनूपपुर के अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, और दोनों ही पश्चिम की ओर बहती हैं और दोनों ही डेल्टा नहीं बनाती, इनको याद रखेंगे, ठीक है। और अगला है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न क्रमांक 5 में पद्मा के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से, सांगपो या फिर माजुली। ये दोस्तों आपका पूरा भारत का जो छुटपुट पर्यावरण था उसके बारे में आज हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, इसको जान रहे हैं, ठीक है। छुटपुट जो भारत के विभिन्न खंडों से, भूगोल से लेकर के भौगोलिक पर्यावरण, है ना, ये अपन ने आज बहुत ही अच्छे से इनको पढ़ लिया, इनको भूलना नहीं है। यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, ये चीज आपको बतानी है। और दोस्तों ये जाना जाता है किस नाम से? तिब्बत की बात आती है तो तिब्बत में जाना जाता है सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बी नंबर आपका सांगपो बिल्कुल सही होगा,
है ना। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात होती है तो ब्रह्मपुत्र नदी में दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, है ना। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है तो माजुली द्वीप है, और ये किस नदी पर बना है तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। तो ये माजुली द्वीप भी आपको याद रख लेना है, और इसे तिब्बत में जाना जाता है सांगपो के नाम से, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और यहां पर देखो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र यहां से आती है ना, और एक गंगा आती है यहां से, तो गंगा में इस गंगा को इसे क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है, ठीक है। और इसको जब ये प्रवेश करती है दोस्तों बांग्लादेश में तब इसे जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को, है ना। और इनकी जो संयुक्त धारा हो जाती है, यहां से एक बराक नदी आती है, और ये तीनों की जब संयुक्त धारा होती है तब इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, मेघना, क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है। इनको भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। और ये तीनों जाके कहां गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बराक, ठीक है, इनको याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ऊंचा पूछा गया, सबसे ऊंचा, और कहां का, विश्व का। लद्दाख का पठार है, दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, या फिर तिब्बत का पठार है। ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद विश्व का सबसे ऊंचा एमपी टेट वर्ग 3 में, है ना, पिछली बार 2011 में, है ना। और ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपको बताना होता है, और ऊंचा पठार जो है, ये ऊंचा पठार दोस्तों आपका तिब्बत का पठार है। तिब्बत ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो तिब्बत का पठार। तिब्बत को याद रख लेना है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है, ठीक है। और जो तिब्बत है दोस्तों, इसको, ये सबसे ऊंचा पठार है विश्व का, इसको याद रख लेना, तिब्बत, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये यहां कहीं आता है तिब्बत आपका, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट आपको बताना है केंद्रीय पादप अनुसंधान केंद्र कहां पर है। पादप तो आप समझते हैं, पादप मतलब होते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। अब केंद्रीय पादप अनुसंधान केंद्र कहां पर है, नागपुर में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर लखनऊ में। ये चार में से आप चयन करेंगे। जब तक मैं आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है हमेशा, परीक्षा कोई भी हो, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है तो दुधवा आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। पहला जो आज का आपका पहला प्रश्न है कि फासिल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो कहां पर स्थित है। आपको फासिल राष्ट्रीय उद्यान बताना है कहां पर स्थित है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश का, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी है ना, और ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है। अब हमें बताना है कि ये है कहां पर, ये चीज बतानी है। डिंडोरी में स्थित है, मंडला में है, उमरिया में है, या फिर धार में है। तो ये चार प्रश्न है दोस्तों, और फासिल राष्ट्रीय उद्यान हमेशा पूछा जाता है। और दोस्तों ये कहां पर है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा डिंडोरी में, ठीक है। डिंडोरी यानी कि आपका जो 1 नंबर है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर डिंडोरी में है। और ये जो डिंडोरी है ये कौन से संभाग में आता है, ये शहडोल संभाग में आता है, शहडोल संभाग में, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। और ये फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है, और ये प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश का है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर एक स्थान है कौन सा, घोघबा। घोघबा, ये घोघबा जो है ये मेन माना जाता है दोस्तों, है ना। और यहाँ पर क्या है, पौधों के जीवाश्म मिले हैं, पौधों के बहुत प्राचीन जीवाश्म मिले हैं इस डिंडोरी के फासिल राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। अब ये इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपसे बनेगा, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, 1968 में हुई, ठीक है। लेकिन इतना डीप नहीं पूछा जाएगा आपसे, फिर भी आपको जानना जरूरी है, तो ये चीज याद रखनी है। और ये आपका डिंडोरी है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, डिंडोरी, है ना। अब आपको बताना है दोस्तों कि दुर्लभ सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है तो कौन सा है, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हमें बताना है, दुर्लभ सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है तो कौन सा है। इस सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है तो कौन सा माना जाता है, नंदनकानन माना जाता है, बांधवगढ़, दोनों, या फिर कोई नहीं। सफेद बाघों के लिए आपको बताना है, और सफेद बाघों के लिए जाना जाता है कौन सा जाना जाता है दोस्तों। आपको पता होगा कि ये जो नंदनकानन है ये भी जाना जाता है, और ये बांधवगढ़ भी जाना जाता है
है ना, दोनों जाने जाते हैं। नंदनकानन ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है नंदनकानन, ये सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है। और बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश के रीवा में है, ये भी जाना जाता है। अब दोस्तों आपका उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी यानी कि दोनों हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही होगा, नंदनकानन भी और बांधवगढ़ भी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है जो सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है, तो आप बता देना उड़ीसा। और बांधवगढ़ कहाँ पर है जो सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है, तो ये बता देना रीवा। अब दूसरा क्वेश्चन एक और बन जाता है, कौन सा बन जाता है कि एक बनता है आपका कि मध्य प्रदेश में सफ़ेद बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, आप बता दोगे बांधवगढ़ में। ठीक है, बिल्कुल बता दिया। अब सफ़ेद शेरों की भूमि किसे कहा जाता है, तो सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है रीवा को, ये याद रख लेना। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान होगा कहाँ पर, उमरिया में। ये मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के उमरिया में दोस्तों क्या है अपना बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और ये नंदनकानन कहाँ पर है, उड़ीसा में है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ है उड़ीसा में एक कटक है, कटक चावल अनुसंधान केंद्र के लिए जाना जाता है। ठीक है, उड़ीसा में एक और क्वेश्चन बनता है कि जो है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, हीराकुंड बांध, तो ये उड़ीसा की महानदी पर बना है ना। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, तो उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब ये महानदी कहाँ से निकलती है, तो ये महानदी निकलती है दोस्तों आपकी छत्तीसगढ़ की, यहाँ से धमतरी से निकलती है। कहाँ से, धमतरी से निकलती है, ये भी आपको याद रख लेना है, धमतरी, छत्तीसगढ़ की धमतरी से। ठीक है, तो ये बांधवगढ़ के बारे में इतनी चीज़ें आपको याद रख लेना है। ठीक है ना, हाँ ठीक है ललिता जी, शिवानी जी। अब हमें बताना भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ हुआ तो कब हुआ, प्रश्न क्रमांक 3 में हमें चयन करना है। भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ कब हुआ, 1973, 1972, 1974 या फिर 1975 में। भारत में बताना है दोस्तों बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट, जिसे आप टाइगर प्रोजेक्ट बोलते हो। ठीक है, टाइगर के संरक्षण के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया, यानी कि इनका संरक्षण किया जाना था। ठीक है, अब आपको पता होनी चाहिए कि ये जो भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ हुआ था ये कब हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ऐसा बनेगा, आपने बता दिया कि सर 1973 में। ठीक है, बाघ परियोजना का शुभारंभ हुआ 1973 में, ये चीज तो आपको पता हो गई। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस या फिर विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं। तब आप विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं ये कमेंट में लिखें फटाक से। और साथ ही आपको पता है कि ये जो भारत में बाघ परियोजना प्रारंभ हुई थी ये किस राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, है ना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से इसका क्या हुआ था, शुभारंभ हुआ था, ये चीज भी आपको याद रखनी है टाइगर प्रोजेक्ट की। बिल्कुल सही है अरविंद जी, 29 जुलाई को हम विश्व बाघ दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं, है ना, ये सभी को पता है। भारत में इस बाघ टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, अभी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब दोस्तों इस जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, एक क्वेश्चन भी आपसे हमेशा पूछा जाता है। तो पूर्व में जाना जाता था हैली के नाम से। ठीक है, अभी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड से संबंधित 2-3 क्वेश्चन और आपके बनते हैं। एक तो बनता है कौन सा, एक बनता है कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, आप बता देते हो कहाँ पर है, देहरादून में है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाता है दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित कि वन्य प्राणी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तब भी आप बता देना कहाँ पर है, ये भी आपका देहरादून में है। ठीक है दोस्तों, तीसरा आपका बनता है चिपको आंदोलन संबंधित है, तो ये भी आपका उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, तो उत्तराखंड से संबंधित ये 5-6 प्रश्न आपके बनेंगे जो सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, हैली के नाम से जाना जाता था, है ना, उत्तराखंड में।
बिल्कुल सही है। तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बता दी है दोस्तों। और यहाँ पर भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ 1973 से हुआ, ठीक है, 73, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य कहलाता है। अब ये प्रश्न चौथा है और दोस्तों ये चीज भी आपको बतानी है कि टाइगर, जो आपको पता है कि टाइगर सर्वाधिक कहां पर है, बोले सर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर हैं, बिल्कुल सही है ना। तो टाइगर राज्य जो कहलाता है वो कौन सा कहलाता है, मध्य प्रदेश कहलाता है, ठीक है, आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, टाइगर राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश को और कुछ भी कहा जाता है, बोले सर, है ना, जो आपके पर्यावरण से संबंधित है। देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सोयाबीन स्टेट? सोयाबीन स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन की फसल होती है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल सही है। अपेक्को आंदोलन 83 कर्नाटक, बिल्कुल सही है। सोयाबीन तो आपको पता है। अब दोस्तों सोयाबीन की अधिकता के कारण मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट कहा जाता है, ठीक है। अब सोयाबीन की जब बात हुई है दोस्तों, तो सोयाबीन के बारे में भी एक चीज याद रखना है ना। सोयाबीन का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है, आपकी कृषि से संबंधित है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। इंदौर में दोस्तों आपका क्या है? सोयाबीन स्टेट है ना, ये सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना कहाँ पर है? तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना कहाँ पर है? उज्जैन में है, ठीक है, उज्जैन में। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा है इसलिए। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर और सोयाबीन कारखाना उज्जैन, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब उज्जैन की जब बात आती है दोस्तों, तो उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा? उज्जैन, ठीक है। अब ये क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये क्षिप्रा नदी को भी हमें याद रख लेना है कि सर ये काकरीवर्णी से निकलती है, काकरीवर्णी, ठीक है, काकरीवर्णी पहाड़ी से निकलती है। अब ये क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है, इसको भी याद रखेंगे हम। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है और क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है, कुंभ का मेला, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों और चलते हैं, तो यहीं से जो क्षिप्रा नदी है ये काकरीवर्णी से निकलती है और ये चंबल की सहायक नदी है। और चंबल भी कहाँ से निकलती है? जाना पाव की पहाड़ी इंदौर से निकलती है, ठीक है। और चंबल मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, 965 किलोमीटर चंबल की, ठीक है। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, सोया स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। फिर दोस्तों क्या कहा जाता है? इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है, नदियों का मायका, ठीक है। लघु भारत भी इसे कहा जाता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है दोस्तों, काय के बारे में? मध्य प्रदेश के बारे में। और मध्य प्रदेश को जो मध्य प्रदेश नाम दिया था वो किसने नाम दिया था? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है, इसको भी आपको याद रख लेना है। और टाइगर स्टेट तो एमपी को कहा ही जाता है, ये चीज भी आपको याद रखनी, ठीक है दोस्तों। अगला है भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ? जैव विविधता अधिनियम आपको बताना है ये कब लागू हुआ है। अधिनियम बना, ये आपके चार विकल्प हैं, 1972 में, 2002 में, 1980 या फिर 1973 में। तो आप चयन करेंगे। आपको दोस्तों क्या हो रहा होगा, जैव विविधता जब पूछा जाता है तो बोले सर जैव विविधता की जब बात आती है तो हमारे मन में सबसे पहले पश्चिमी घाट याद आ जाता है। भारत में एक क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत में जैव विविधता के कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं? आप बता देते हो 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। अब जैव विविधता का पहले हम देखें कि अधिनियम कब बना, तो ये 2002 में बना था। जैव विविधता अधिनियम कब बना था? 2002 में। अब देखो यहाँ पर 2002 में बना, तो 1-2 इसको निकाल लो और 1-2 इसको निकाल लो, ठीक है। 2 हमने ये निकाल लिए और 2 हमने ये निकाल दिए, मिला दो इन दोनों को, यहाँ पर आपका हो जाएगा 22 मई, ठीक है, 22 मई, है ना। 22 मई को हम क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस। और 2002, 2 आगे कर दो इस 2 को और 2 जीरो ऐसे फिर रख दो, तो 22 मई को लिखो और 2 जीरो बीच में रख दो, 2002 में आपका अधिनियम आ जाएगा, ठीक है।
तो 2002 में अधिनियम बना, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाती है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्षेत्र अपना कौन सा है? पश्चिमी घाट है। ठीक है, पश्चिमी घाट, ये तो आपको पता चल गया पश्चिमी घाट है ना। अब ये पश्चिमी घाट दोस्तों कहाँ पर है? ये अपना केरल है, देखो ये अपना केरल है, केरल, ये जो क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट कहलाता है ये। और यहीं पर अपना क्या है? साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, साइलेंट वैली कहाँ है या फिर शांत घाटी कहाँ पर है? ठीक है, शांत घाटी। तो शांत घाटी दोस्तों एक आंदोलन चला था, शांत घाटी आंदोलन या साइलेंट वैली, ये कहाँ पर है? केरल में है। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, चूंकि पर्यावरण से संबंधित है तो आपको याद रख लेना है। और ये पश्चिमी घाट का हॉटस्पॉट क्षेत्र भी है। तो जैव विविधता के बारे में इतनी चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, और जैव विविधता के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे मान के चलो कि ये आपकी इस प्रकार से पृथ्वी है। ठीक है, ये आपकी भूमध्य रेखा है दोस्तों, और ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जैव विविधता घटती है या बढ़ती है ना। इस साइड आए या फिर उस साइड जाएं, किसी भी साइड जाएं, अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जैव विविधता क्या होगी? माइनस होगी। और ध्रुवों से अगर भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, जैव विविधता बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है जो हमेशा। ठीक है, तो जैव विविधता के बारे में इतनी चीजें याद रखनी है। फिर आपसे पूछा जाता है मैती आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? मैती, मैती आपको बताना है दोस्तों ये किससे संबंधित है? मैती आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? लद्दाख, उत्तराखंड, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश में। यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 का हमें चयन करना है। तो ये जो मैती आंदोलन शायद मैंने पढ़ाया था विस्तृत इसको, है ना। और इसमें क्या होता है मैती आंदोलन में कि जब शादी होती है, दूल्हा और दुल्हन की शादी होती है, तो दूल्हे को क्या करना पड़ता है? दूल्हा को अपनी ससुराल में यानी कि दुल्हन के घर पर एक पौधा लगाना होता है। क्या लगाना होता है? पेड़, है ना, एक पौधा लगाना होता है और उसकी सुरक्षा भी करनी होती है। तो ये मैती आंदोलन से संबंधित है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि किस आंदोलन से संबंधित या फिर दूल्हा अपनी ससुराल में एक पौधा लगाता है, वो किस आंदोलन से संबंधित है? तो वो मैती आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, और ये दोस्तों आपका उत्तराखंड से ही संबंधित है, उत्तराखंड से, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर, हाँ, मैती आंदोलन, मैती आंदोलन, चिपको आंदोलन, इनको याद रखेंगे। ठीक है, अब आपको बताना रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर स्थित है दोस्तों? रेड क्रॉस, आपको पता है रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है? रेड क्रॉस का उद्देश्य है दोस्तों मानवीय जीवन एवं हेल्थ को सुरक्षित, है ना, हेल्थ को सुरक्षित रखना। ये रेड क्रॉस का क्या होता है? उद्देश्य है। और इसका मुख्यालय हमें पता होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा इस प्रकार से रेड क्रॉस, है ना, ये रेड क्रॉस है। और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है? तो बिल्कुल सही है रिंकी जी, ये जिनेवा में है ना, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में रेड क्रॉस का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1863 में हुई थी। 63 कब हुई थी? 1863 में। इसको याद रखेंगे, रेड क्रॉस की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और इसका उद्देश्य है कि मानवीय जिंदगी को क्या करना? सुरक्षित रखना, हेल्थ को सुरक्षित रखना। ये रेड क्रॉस का मुख्यालय उद्देश्य होता है, इसको भी याद रखेंगे। 1863 इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 8 में हमें चयन करना है। विश्व वानिकी दिवस 22 मई को, 21 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मार्च को कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस का जो उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों? उद्देश्य इसका होता है कि लोगों में वनों के प्रति जागरूकता, लोगों में वनों के प्रति जागरूकता लाना, यानी कि जैसे वनों को आग से बचाना, है ना, वनों को ना काटना, इस प्रकार से जागरूकता लाना, ये विश्व वानिकी दिवस का प्रमुख उद्देश्य होता है। और ये दोस्तों कब मनाया जाता है? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ऋतु त्रिपाठी जी बिल्कुल सही है, 21 मार्च को मनाया जाता है।
21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, आपको बिल्कुल सही है, ठीक है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ये 22 वाला आंकड़ा सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है, 22 वाला। अब दोस्तों ये जो 21 मार्च है, ये 21 मार्च को हम विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं और ये दोस्तों क्या यूएनईपी द्वारा मनाया जाता है। ये चीज भी आपको याद रख लेना है, ठीक है, यूएनईपी द्वारा। और ये दोस्तों यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नैरोबी में है। ये चीज भी आपको याद रख लेनी है। और दोस्तों ये नैरोबी कहाँ पर है, केन्या में, केन्या की राजधानी नैरोबी में यूएनईपी का मुख्यालय है ना। और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाते हैं, ठीक है, जिसका उद्देश्य होता है कि वनों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, ये हमें बताना है दोस्तों। तो ये संरक्षण दिवस आपको बताना है 7 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर, 26 नवंबर। तो ये चीज भी आपको बतानी है, बिल्कुल सही रितु जी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, बिल्कुल यूएनईपी का कभी कभी शॉर्ट फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस तो आपको पता ही है। बोले सर पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं, देखो 9 का बी बता दिया अधिकांश लोगों ने, अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है। देखो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, जो लोग बी बता रहे हैं वो थोड़ा सा गौर से सुन लेंगे, है ना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, है ना। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, ठीक है, संरक्षण दिवस 26 नवंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, इसको याद रखेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो गलत करके आते हैं। अब जिन्होंने बी बताया था वो अपना गलत नहीं करेंगे कभी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को, ठीक है। और 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। ये चीज सभी को पता है दोस्तों। आपको पता है कि 1972 में एक सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण का प्रथम सम्मेलन हुआ था 1972 में, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। सभी को पता है स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में हुआ था, ठीक है। और ये पर्यावरण का प्रथम सम्मेलन था, पर्यावरण का ऐसा प्रथम सम्मेलन था जिसमें ये बात कही गई कि क्या पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए, ठीक है। तभी से ये 26 नवंबर को क्या मनाने लगे हम, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को, ठीक है। और ये 1972 में हुआ था, पर्यावरण का प्रथम सम्मेलन था ये स्टॉकहोम सम्मेलन। ये चीज भी आपको याद रख लेनी है, ठीक है। और ये 26 नवंबर आपको याद रखना है। फिर डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है तो किसे कहा जाता है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है, रविंद्र कुमार सिन्हा को कहा जाता है, सलीम अली या फिर डॉक्टर रामदेव मिश्रा को। तो ये चीज भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, ये यहाँ से क्वेश्चन भी आपको बनते हैं दोस्तों। और यहाँ जल्दी से कमेंट में लिखें सभी लोग उत्तर, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया वो किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, रविंद्र कुमार सिन्हा को, ठीक है। रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, दीपा यादव जी, है ना, बी नंबर सही हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बता देना डॉक्टर रामदेव मिश्रा को, ठीक है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक प्रोफेसर डॉक्टर रामदेव मिश्रा, ठीक है। रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। फिर डॉल्फिन मैन के बाद टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है तो किसे कहा जाता है, कैलाश सांखला को, है ना। और वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। ये चारों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, है ना। चारों क्वेश्चन आपको तैयार रहना है इसके लिए, है ना। तो ये डॉल्फिन मैन और टाइगर मैन, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, इनको आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर हम आते, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन तो आपको पता ही चल गया,
ये कब हुआ था? और आपको बिल्कुल पता है कि सर ये स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, ठीक है। और 1972 में हुआ तो ये प्रथम सम्मेलन था। अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर के प्रथम सम्मेलन कौन सा सम्मेलन हुआ था, या प्रथम सम्मेलन कौन सा है जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर के हुआ था, है ना, तो वो यही सम्मेलन है 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन। इसको याद रखेंगे, ठीक है। 1972 में आपको पता है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, है ना, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। तो इनको हम याद रखेंगे 1972, ठीक है। अब दोस्तों वियना समझौता 1985 संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये हमें बताना। कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है, वन संरक्षण से संबंधित है, भूकंप से संबंधित है, ओजोन परत से संबंधित है। वियना समझौता 1985 ये हमें बताना है। और यहां पर आपका वियना सम्मेलन बताना है दोस्तों। आपको भूकंप भी पढ़ना है ना, भूकंप भी पढ़ना है, वन संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन भी आपके आएंगे, कार्बन उत्सर्जन से भी आएंगे, ओजोन परत से संबंधित भी आएंगे। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि ये जो वियना समझौता हुआ था 1985 में, ये हुआ था दोस्तों ओजोन परत से संबंधित, ठीक है। ओजोन परत से संबंधित हुआ था वियना समझौता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन परत से संबंधित है ना। वियना समझौता 1985 में ओजोन परत से संबंधित हुआ था। ओजोन परत 16 सितंबर को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत नापने की जो इकाई है वो कौन सी इकाई है? डॉप्सन इकाई है ना। तो ये ओजोन परत के बारे में आपको याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है ना। और ये 1985 में वियना समझौता ओजोन परत को लेकर के हुआ था, ठीक है। तो ये ओजोन परत याद रखेंगे। और बेल्ट घास का मैदान कहां पर स्थित है दोस्तों? बेल्ट मैंने आपको याद करवाया था, शायद ट्रिक भी बताई थी कि अगर बेल्ट आ जाए, है ना, बेल्ट आ जाए, बेल्ट, तो मैंने याद करवाया था कि बेल्ट से बनेगा बेल्ट, बेल्ट से बनेगा बेल्ट। और बेल्ट आपको पता है बेल्ट कैसे मिल रहा था? फ्री का, बोले आ फ्री का और जा फ्री का। तो बेल्ट जो है आपको कैसा मिल रहा? फ्री का, बेल्ट मिल रहा फ्री का, सभी लोग ले लेना, है ना। और जो बेल्ट है ये दोस्तों कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में। ये घास का मैदान है बेल्ट, इसको याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में है। और दोस्तों अफ्रीका की जब बात आती है तो अफ्रीका में पता है सहारा मरुस्थल है, सहारा विश्व का सबसे बड़ा, है ना, कालाहारी मरुस्थल भी है ना। तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में अपन को याद रखना है। ये यहाँ पर बेल्ट घास का मैदान है ना। और ये देखो ये दक्षिण अफ्रीका है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है आपका कौन सा है दोस्तों? आपका बेल्ट, बेल्ट यहीं पर है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। फिर देखो हाथी परियोजना कहाँ से शुरू हुई थी? हाथी परियोजना, हाथी मेरा साथी, ये आपको बताना है। और आपको पता है दोस्तों कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सफेद हाथियों की भूमि, सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड है ना, थाईलैंड में पाए जाते सफेद हाथी। और ये चीज भी याद रखनी है। और हाथी परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी? ये जल्दी से लिखें, उत्तराखंड से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, या फिर झारखंड से। हाथी परियोजना, और हाथी परियोजना में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कि ये हुई थी कहां से? झारखंड से। बिल्कुल सही है मीनू जी, ये झारखंड से हुई थी। कब हुई थी? 1992 में, ठीक है। 92 है ना, कब हुई थी? 92 में, इसको याद रख लेना, ठीक है। झारखंड 1992 से हाथी परियोजना प्रारंभ हुई। और झारखंड में दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, जिनमें से एक माना जाता है नागपुर का पठार, है ना। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि नागपुर का पठार कहाँ पर है, तो ये झारखंड में पड़ता है ना। झारखंड में ही इसकी सर्वोच्च चोटी है कौन सी? पारसनाथ,
ये भी आपको याद रख लेना, ठीक है। कभी अगर पूछा जाए कि नागपुर के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है पारसनाथ, ठीक है। झारखंड में 1992 से हाथी परियोजना शुरुआत हुई, ये चीज भी याद रख लेना। टाइगर प्रोजेक्ट अपना कहां से हुआ था, उत्तराखंड से। हाथी परियोजना झारखंड से, ठीक है। उत्तर को झार इस प्रकार से याद रखेंगे। ये उत्तराखंड में टाइगर और यहां से दोस्तों अपना हाथी परियोजना, ठीक है। अब बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में दोस्तों आपको पता है कि केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भी है, यहाँ पर केवलादेव है ना। और यहाँ पर भरतपुर, इसको भी याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक झील है, कौन सी झील है, जो अपने भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सांभर झील है ना, ये राजस्थान में ही है, इसको भी अपन याद रखेंगे। अब मध्य प्रदेश की तो आपको पता ही है, बहुत सारी चीज़ें हैं मध्य प्रदेश में जिनको अपन अलग से बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात एक चीज़ है यहाँ पर कि यहाँ पर 2018 में एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, पालपुर कूनो या कूनो राष्ट्रीय उद्यान 2018 में बनाया गया मध्य प्रदेश में, ये भी आपको याद रख लेना है। जहाँ पर टाइगर प्रजनन जो आपके बंगाल के शेर हैं या एशियाई जो शेर होते हैं उनका प्रजनन केंद्र यहाँ पर खोला गया पालपुर कूनो में, इनको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये झारखंड है। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ स्थित है, वन उत्पादकता केंद्र ये कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में है, झारखंड में है, राजस्थान में है या फिर मध्य प्रदेश में है। यानी कि प्रश्न क्रमांक 15 का हमें चयन करना है दोस्तों, ठीक है। और अब बिल्कुल अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा अपना क्या है कि अब बहुत टाइम है, परीक्षा की डेट कब आ रही इसका कोई निश्चित नहीं है ना। तो आराम से पढ़ो, आपको रिवीजन करना है बहुत अच्छे से। मैं टॉप 20 प्रश्न लाऊंगा और टॉप 20 में अपन पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आज लेकर के आया हूँ, बोलने में भी दिक्कत जा रही है थोड़ी सी, है ना। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये चीज़ आपको बतानी है। उत्तराखंड में है, झारखंड में है, राजस्थान में है या फिर मध्य प्रदेश में है वन उत्पादकता केंद्र। तो ये भी कहाँ पर है दोस्तों, वन उत्पादकता केंद्र झारखंड में। कहाँ पर है, झारखंड, है ना। हम बोलते हैं ना झाड़ इस प्रकार से याद रखेंगे। पेड़ जब बड़ा हो जाता है अपन बोलते हैं झाड़ हो गया, झाड़, है ना, झाड़ हो गया। या फिर वन के उत्पादों को झाड़, जैसे कोई इस प्रकार से वृक्ष लगा है ना, जैसे मान के चलो ये आम का वृक्ष है, अब इस प्रकार से आपके आम गिर रहे हैं, है ना, तो ये क्या है, वन के उत्पाद हैं बोले। और वन के उत्पाद को झाड़, वन के उत्पाद को झाड़, तो झाड़ से बनेगा झारखंड। तो ये वन उत्पाद केंद्र कहाँ पर है, झारखंड में है। हाथी परियोजना की शुरुआत कहाँ पर हुई, झारखंड से। नागपुर का पठार कहाँ पर है, झारखंड में, ठीक है। ये चीज सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। वन उत्पादकता केंद्र याद रखेंगे। और आपको पता है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन सा, पादप अनुसंधान केंद्र, पादप अनुसंधान केंद्र, है ना, इसको भी आपको याद रख लेना है। पादप अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, लखनऊ में, है ना। पादप अनुसंधान केंद्र आपका लखनऊ में है, ये भी याद रखना है। और दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर लखनऊ में औषधि अनुसंधान केंद्र भी है, कौन सा है, औषधि अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ है, पादप अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ है, इनको याद रखेंगे, ठीक है। और वन उत्पादकता केंद्र कहाँ पर है, झारखंड में है, ठीक है। इनको सभी को याद करना है। अब अगला देखते हैं, एशियाई शेरों का घर कहा जाता है तो किसे कहा जाता है, प्रश्न क्रमांक 16 में एशियाई शेरों का घर बताना है दोस्तों, किसे कहा जाता है, जिम कॉर्बेट को। तो यहाँ पर उत्तर भी आपके सामने आ गया है, बोले सर एशियाई शेरों का जो घर कहा जाता है वो कहा जाता है आपके गिर राष्ट्रीय उद्यान को। गिर यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर बब्बर शेर पाए जाते हैं ना, और ये एशियाई शेरों का घर है गिर। तो ये गिर कहाँ पर है, गुजरात में है, कहाँ पर है, गुजरात, इसको याद रखेंगे, ठीक है। गुजरात में क्या है, कच्छ का रण है, एक कच्छ का रण, है ना, जहाँ पर क्या पाए जाते हैं, जंगली गधे पाए जाते हैं, जंगली गधे कच्छ के रण में, है ना। और ये गिर गुजरात में है, इसको याद रखेंगे। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, तो ये एमपी में है, सभी को पता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों याद रख लेना है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, देखो सबसे पहले इसे दोस्तों भारत का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे शुभंकर मिला है अपना, है ना, भूर सिंह शुभंकर इसे मिला है, ये भी याद रख लेना। मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व है, ठीक है।
मध्य प्रदेश के मंडला जिला में स्थित है, ये भी याद रख लेना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो आपका क्या है राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी याद रख लेना। टाइगर प्रोजेक्ट भी सबसे पहले चलाया गया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। और दोस्तों एक आपने वो गाना सुना होगा कि कान्हा ने मारा मिस कॉल, राधा बोले हेलो हेलो, इस प्रकार से क्या आता था, है ना। तो हेलो हेलो से बनता है दोस्तों यहाँ पर हालो घाटी भी है। कौन सी घाटी है, हालो घाटी। ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी भी है और बंजर घाटी भी है, तो इनको भी अपन याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में हालो घाटी कहाँ पर है या बंजर घाटी कहाँ पर है, तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है, ठीक है। और यही मंडला में एक फैन अभ्यारण्य भी है। कौन सा, फैन अभ्यारण्य दोस्तों, फैन अभ्यारण्य मंडला में है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। जिम कार्बेट तो आपको पता ही उत्तराखंड में, नंदनकानन उड़ीसा में है, तो इतनी चीजें आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं हम, आगे है काले वन पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, काले वन। अब बोले सर वन तो हरे होते हैं, काले वन कहाँ से आ गए। दोस्तों आपने देखा होगा कि वन कहीं कहीं इतने घने होते हैं, इतने घने होते हैं कि वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, है ना। सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता तो यहाँ पर हमेशा अंधेरा रहता है, अंधेरा रहता है, जिसके कारण इन वनों को, ये वन जो है वो काले काले दिखते हैं। क्या दिखते हैं, काले काले। तो इन्हें क्या कहा जाता है, काले वन कहा जाता है, ठीक है, काले वन कहा जाता है। और ये काले वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दोस्तों जर्मनी में। कहाँ पर, जर्मनी में पाए जाते हैं। ये चीज आपको याद रख लेना है। अगर काले वन आपको देखना है तो मनी रख लो बहुत सारी, है ना, मनी रख लो, फिर अपन चलें जर्मनी, मनी रखो फिर जर्मनी चलें और यहाँ पर काले वन देखें, ठीक है। तो काले वन कहाँ पर हैं, जर्मनी में है। आपने दोस्तों अमेजन के जंगल नाम सुना होगा, जहाँ पर अमेजन नदी है, सबसे चौड़ी नदी भी मानी जाती है ना। अमेजन में दोस्तों बहुत ऐसे घने जंगल होते हैं, घने जंगल होते हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँच पाती, है ना। लेकिन ये जो काले वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, जर्मनी में। ये चीज़ आपको याद रखनी है ना। और ये देखो, ये हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा देख लो आप अच्छे से, ये चित्र के माध्यम से आप देखो कितने घने हैं ये पूरे। देखो ये इतने घने हैं कि अपन ने पढ़ा है ना कि सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँगते अनमने जंगल, है ना। हवा ना धस सको तो धसो इनमें, हवा ना धसती, इस प्रकार से क्या है, ये देखो बहुत घने हैं, इसलिए इन्हें काले, ये काले काले दिखते हैं, काले काले। और ये कहाँ पर हैं, जर्मनी में है। ये चीज भी याद रख लेनी है, ठीक है। काले जंगल कहाँ पर है, जर्मनी, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो हरा सोना की उपमा दी जाती है तो किससे दी जाती है, प्रश्न क्रमांक 18 में पर्वत को दी जाती है ना, मोती को दी जाती है, वन को दी जाती है, या फिर सोना को दी जाती है। तो हरा सोना की उपमा दी जाती है, किसे दी जाती है, संध्या जी, अंजना जी, किसी दी जाती है। तो आपको पता है हरा सोना कहा जाता है वन को, वन को। ये हरे सोने हैं दोस्तों, जिससे व्यक्ति की जिंदगी, है ना, जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वनों पर ही निर्भर हैं, यानी कि वन ही क्या है, जीवन है दोस्तों। अगर वर्षा भी होती है, जल भी हमें प्राप्त होता है तो हमें वनों के माध्यम से होता है, ठीक है। तो वनों के माध्यम से, वन पर ही हम पूर्णतः निर्भर हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। तो ये वनों को क्या दी जाती है, हरा सोना की क्या दी जाती है, उपमा दी जाती है। इसको भी हम याद रखेंगे, ठीक है, वन, है ना। और वन अनुसंधान केंद्र तो हमने पढ़ ही लिया था कि ये दोस्तों देहरादून में है और हमारे मध्य प्रदेश के कहाँ पर है, जबलपुर में है। ये भी अपन को याद रख लेना, मध्य, और यहाँ पर वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है। लेकिन अगर वन प्रबंध संस्थान की बात आए तो वन प्रबंध संस्थान अपना कहाँ पर है, भोपाल में है। वन प्रबंध संस्थान भोपाल और वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों अगला अपन देखें कि वन किस सूची का विषय है। वन, वन आपने पढ़ी होंगी, संवर्ती सूची, राज्य सूची, है ना। ये सूची आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, पढ़ी है, संघ सूची। तो आपको बताना है कि ये जो वन है वो किस सूची का विषय माने जाते हैं, राज्य सूची का, अवशिष्ट सूची, संवर्ती सूची, या फिर संघ सूची का। सभी लोग लाइक जरूर कर देना दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 19 में हमें चयन करना है वन किस सूची का विषय माने जाते हैं, और आपने बिल्कुल अच्छा चयन किया है
कि सर ये जो वन है वो समवर्ती सूची के, किसके, समवर्ती, है ना। अब आपको पता है कि सर ये जो वन है ये तापमान को कैसा रखते हैं, तापमान को सम रखते हैं, समान रखते हैं, क्या रखते हैं, सम रखते हैं, वन तापमान को सम रखते हैं, है ना, सम रखते हैं, इसलिए समवर्ती सूची में रखे गए हैं, है ना। वन तापमान को सम रखते हैं इसलिए इन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है। इस प्रकार से आप याद कर लेना थोड़ा सा। अब इतना तो आपको पता ही है, कॉमन है कि जो वन है वो तापमान को सम रखते हैं, इतनी चीज आपको पता है। सम से आपका हो जाएगा कि सम से बना समवर्ती सूची, इसलिए इन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, वन्यजीव पूछा गया दोस्तों, तो आपको बताना है भोपाल में है, देहरादून में है, कोलकाता या फिर नागपुर में है भारतीय वन्यजीव अनुसंधान केंद्र। तो आपको पता है दोस्तों कि हमने पढ़ा था कि सर वन प्रबंध संस्थान तो भोपाल में है, आपदा प्रबंध संस्थान और वन प्रबंध संस्थान, दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि वन प्रबंध संस्थान कहाँ पर है, भोपाल, वन प्रबंध संस्थान भोपाल और आपदा प्रबंध संस्थान भोपाल, है ना। वन्यजीव अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये देहरादून में है, ठीक है। पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, नागपुर में है, पर्यावरण, ठीक है। इनको भी हमें याद रखना है। और ये आपका देहरादून है जो उत्तराखंड की राजधानी है, उत्तराखंड की, ठीक है। इसको याद रखेंगे उत्तराखंड के बारे में। यहाँ पर दोस्तों पता है फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी भी है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, है ना, कहाँ पर, उत्तराखंड में। इनको याद रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों एक प्रश्न है जो आपका लास्ट प्रश्न है, चैलेंज प्रश्न है, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, देहरादून में है, बरेली में है, भोपाल में है या फिर नागपुर में है। यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 21 है और 21 में उत्तर आपको ही कमेंट में लिखना है। इसके बाद सभी लोग लाइक करेंगे। आज हमने दोस्तों 20 प्रश्न के माध्यम से लगभग यहाँ पर 100 प्रश्नों पर चर्चा की होगी, 100 प्रश्नों पर चर्चा की होगी और वो प्रश्न जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर आज हमने चर्चा की है, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। जो भी साथी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वो डिस्क्रिप्शन में अवश्य टेलीग्राम में जुड़ जाएं, ठीक है। और केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है ये आपको ही बताना है, ठीक है। सभी लोग बताएंगे दोस्तों और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण चीज़ों पर आज हमने चर्चा की है ना। और इसी प्रकार से अब अपनी जो क्लास होगी बिल्कुल एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, है ना। अभी तक मैं क्या था कि आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से जल्दबाजी में फटाफट से रिवीजन करते जाओ, वो सारी चीज़ें बताता जाता था जल्दी, लेकिन अब बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, जहां ट्रिक निकलेगी ट्रिक से आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। और दोस्तों फटाफट से आशुतोष मिश्रा जी, टीना जी, मिस ललिता, किशन जी, है ना, आर सिंह जी, रुचि जी, लोकेश जी, दीपा जी, राज ठाकुर जी। दोस्तों आज थोड़ा सा मुझे लगा कि आज वीडियो चालू करें, है ना। थोड़ा सा मेरा जो स्वास्थ्य था वो आज सही हुआ, इसलिए मैं वीडियो भी लेकर के आया। नेक्स्ट वीडियो भी अपन देखते हैं। आज तो वैसे अब कोई ऐसा वीडियो नहीं लेंगे आज, ठीक है। एमपी टेट का एग्जाम जब भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग तो तैयारी करते रहो मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं है ना। मनीषा, किशन जी, मनोज कुमार जी, अमरीश जी, ठीक है, पूनम, राम, रिंकी पाल जी और भीकम जी, रितु, उर्मिला, रुचि श्रीवास्तव जी, ठीक है। टाइम अपना 7 बजे ही रहता है, हमेशा पर्यावरण का टाइम 7 बजे ही रहता है, ठीक है। आज हिंदी की क्लास आज 8 बजे नहीं ले रहे, क्या है कि वो एक दिन क्या हो गया, ज़्यादा क्लासें होगी, है ना, तो गला जो है ना वो छिल गया। अब गला छिला है तो थोड़ा सा बोलने में भी दिक्कत होती है ना। तो अपन कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा और अपन क्या हो जाए स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ऋतु त्रिपाठी, उर्मिला जी, आशुतोष, ज्योति जी, उमंग जी, राज ठाकुर जी, है ना, रूपवती,
और अरविंद जी, दीपक कुमार जी, भीकम घोसी जी, सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना। और नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जो भी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है टेलीग्राम ग्रुप की, जहां पर आपको लिंक पहुंच जाती है तो आप लिंक से जुड़ जाते हैं, है ना। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।